हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हीटस्टोन सेतु के बारे में। ठीक है, देखिए इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड करी है वो है किरचॉफ के नियम की। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उससे पहले देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने के बाद ही आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। किरचॉफ के दोनों नियम पढ़े थे और उनसे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल लगाया था, तो उसे आप जरूर देखिएगा। कि आज हम व्हीटस्टोन स्क्वायर टू पढ़ने जा रहे हैं, जिससे रिलेटेड भी एक न्यूमेरिकल जरूर लगाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है। देखिए, इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, उन्होंने प्रतिरोधों की एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी, एक विशेष प्रकार की व्यवस्था बनाई थी, का आविष्कार किया था, जिससे किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। अब उन्होंने किया क्या था, उन्होंने 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, और श्रेणी क्रम में जोड़ के एक चतुर्भुज बना लिया। अब चतुर्भुज बनाया, उसके बाद उन्होंने क्या किया, किसी एक विकर्ण, 2 विकर्ण होते चतुर्भुज में, एक विकर्ण में झालामापी लगाया और दूसरे विकर्ण में सेल लगा दिया। अब सेल ऐसा, उस प्रतिरोधों को ऐसा समायोजित किया था कि जब सेल से धारा आए, ठीक है, तो धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, यानी कि जिस भुजा के बीच में धारा मापी लगा है उसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती थी। इसी व्यवस्था को हम लोग कहते थे व्हीटस्टोन सेतु। ठीक है, अब देखिए इसका अब हम लोग उत्पत्ति करते हैं व्हीटस्टोन सेतु की। अच्छा, इसमें एक और चीज होती थी कि जब ऐसा होता था कि धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है, तो किन्हीं दो, ठीक है, चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं का जो अनुपात होता था, प्रतिरोधों का अनुपात होता था, ठीक है, किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात होता था वो दूसरी 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता था। ये व्हीटस्टोन सेतु की शर्त होती है। अब हम इसी शर्त को प्रूफ करेंगे यहाँ पे, यानी कि P/Q अगर है, मान लीजिए, देखिए आप देख रहे हो ये व्हीटस्टोन सेतु एक बना हुआ है, इसमें 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं श्रेणी क्रम में। अब इनके बीच में देखिए एक विकर्ण पे क्या जोड़ दिया गया है, धारामापी G जोड़ दिया गया है। एक विकर्ण के बीच क्या जोड़ दिया गया है, जो है सेल जोड़ दिया गया है। अब होता यह है, जब इस सेल से धारा जो है दी जाती थी, तो इनको ऐसा समायोजित किया जाता था कि इसमें कोई भी विक्षेप नहीं होता था, मतलब इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु। लेकिन इसकी शर्त क्या है कि P/Q, यानी कि 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात दूसरी 2 संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होना चाहिए, यानी कि P/Q बराबर होना चाहिए R/S के। तो इसी को हम प्रूव करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले उत्पत्ति में हम क्या करेंगे। 4 प्रतिरोध P/Q/R तथा S चतुर्भुज ABCD की 4 भुजाओं के रूप में जुड़े हैं। आप देख सकते हैं ABCD, यानी कि ABCD चतुर्भुज है, इन्हीं भुजाओं के रूप में हमने PQRS जो है जोड़ रखा है। तो एक प्रतिरोध ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है, B और D के बीच एक धारामापी G लगाया गया है। तो देखिए B और D के बीच में क्या लगाया है, धारामापी लगाया गया है, ठीक, और एक कुंजी K2 लगाई गई है। और देखिए A व C के बीच एक वैद्युत सेल लगाया गया है, जिससे हमें धारा को प्रवाहित करना है। तो ये वैद्युत सेल क्या करेगा, धारा को प्रवाहित करेगा। अब देखिए गौर से, देखिए जब कुंजी K1 को दबाते हैं, यानी कि जब यहाँ से कुंजी को हम यहाँ से जोड़ देंगे, ठीक है, इस कुंजी को जब हम इसे दबा देंगे, जब दबा देंगे तो ये कुछ ऐसे जाके जुड़ जाएगी। ठीक है, जब ये जुड़ जाएगी तो ये क्या, सर्किट पूरा हो जाएगा और इससे धारा बहने लगेगी। तो यहाँ से तो धारा निकलेगी, देखिए मान लिया यहाँ से I धारा निकली, अब I धारा यहाँ पर आके क्या हो जाएगी, वो भी I हो जाएगी। क्लियर, और यहाँ पे जाने के बाद वो 2 भागों में बढ़ जाएगी। मान लिया AB में कौन सी जा रही है, I1, और AD में कौन सी जा रही है, I2 धारा जा रही है, ऐसा हमने मान लिया है। क्लियर, अब होता यह है कि ऐसे तो अभी देखिए यहाँ सर्किट नहीं पूरा है, लेकिन ये इस प्रकार से समायोजित है कि अगर हम इसको दबा भी दें, ठीक है, मान लीजिए इसको अगर हम दबा भी देंगे, तब भी दबा देंगे, ये जुड़ जाएगा, तब भी इसमें कोई भी विक्षेप नहीं होगा, यानी कि इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो अगर I1 यहाँ जा रही है, तो जब इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो I1 यहाँ पे आने के बाद ये इधर भी क्या चली जाएगी, I1 चली जाएगी। और इसी प्रकार ये I2 यहाँ से आएगी, इधर भी क्या चली जाएगी, I2 चली जाएगी, और दोनों I1 और I2 यहाँ पे मिलेंगी और I बन के वापस आके सेल में चली जाएगी। ठीक है, तो यही उत्पत्ति देखिए यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, जब कुंजी K1 को दबाकर सेल से धारा I प्रवाहित की जाती है, तो ये बिंदु A पर 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग I1 भुजा AB में व दूसरा भाग I2 जो है भुजा AD में प्रवाहित होता है। प्रतिरोध PQRS को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि K2 को दबाने पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, अतः BC में I1, ठीक है, BC में I1 धारा प्रवाहित होगी तथा भुजा CD में I2 धारा प्रवाहित
होगी। समझ गए होंगे आप लोग। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम किरचॉफ का नियम लगाएंगे। तो किरचॉफ का नियम लगाने के लिए बंद पास होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए एक बंद पास ये दिख रहा है, एक और दूसरा बंद पास ये दिख रहा है। अगर हम इस बंद पास की बात करें तो इसमें हम इस तरह से चलते हैं, ठीक है। कल इसमें बताया था कैसे धारा निकालते हैं, देखिएगा जरूर जाके अगर नहीं देखा है तो। अब देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले बंद पाश, ठीक है। बंद पाश कैसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, यानी कि ए बी डी ए में, ठीक है। ए बी डी ए में, क्लियर, ए बी डी ए में। अब देखिए चल कैसे रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, यानी कि इधर की ओर हम चल रहे हैं और धारा भी इधर की ओर जा रही है। तो P और I1 पॉजिटिव लिए रहेगा, प्रतिरोध और उनके बहने वाली धारा उनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल ऋणात्मक लेंगे। तो क्या हो जाएगा I1 इंटू P। उसके बाद देखिए ऐसे आने के बाद वापस आए, यहाँ पे कोई प्रतिरोध नहीं लगा, दो बार चलते हैं, एक बार प्रतिरोध देखते हैं, एक बार विद्युत वाहक बल। तो यहाँ से वापस आने के बाद देखा हमने, यहाँ पे जब इधर आए तो हम देख रहे हैं कि हम तो इधर जा रहे हैं पर धारा ऐसे जा रही है, तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, यानी कि I2 और R2 का जुगड़ा होगा वो माइनस में होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस I2 इंटू R, खत्म। अब देखिए सारे प्रतिरोध हो गए इसमें। अब बराबर, अब देखते हैं इसमें कितने विद्युत वाहक बल लगे हुए हैं। तो देखिए इसमें एक भी विद्युत वाहक बल नहीं लगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से अगर हम बात करें तो I1P इज इक्वल टू, ये माइनस वाला उधर जाएगा, प्लस में जाएगा I2 इंटू R, ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको मान लेते हैं हम समीकरण एक बात हो गई। अब हम बंद पाश 2 की बात करते हैं। तो क्या लिखेंगे, बंद पाश, क्या लिखेंगे, बंद पाश। अब इसमें कैसे चलते हैं, देखिए धारा ऐसे जा रही तो हम ऐसे चल लेते हैं, चाहे आपकी मर्जी, आप कैसे भी चल सकते हैं, उल्टा सीधा कैसे भी। तो हम यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, तो अगर ऐसे जाएंगे तो I1 और Q की दिशा में जा रहे हैं, समझ गए। Q1 देखिए, Q में प्रवाहित धारा I1 है और इसी की दिशा में हम जा रहे हैं, तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि दिशा में चल रहे हैं, जिधर धारा जा रही है तो हम पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए कैसा बन पास से लिखते थे पहले, B C D और B में ऐसे चल रहे हैं ना, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, I1 इंटू Q, ठीक है। फिर ऐसे जाने के बाद यहाँ से हम वापस होएंगे, तो देखिए धारा ऐसे जा रही है, हम वापस आ रहे हैं, मतलब उल्टी डायरेक्शन है, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे, I2 इंटू S बराबर, अब देखिए सारे प्रतिरोध खत्म हो गए, 2 ही लगे थे। अब दोबारा में हम जब जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, विद्युत वाहक बल लगे नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 0। इसी प्रकार अगर यहाँ से I1 Q और ये माइनस वाला उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, बराबर में I2 और S, ठीक है। इसको मान लिया हमने समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, हम समीकरण 1 को 2 से भाग कर देते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 भाग 2। अब देखिए समीकरण 1, तो LHS से भाग करेगा, RHS से करेगा। तो देखिए सबसे पहले I1P के बटे में क्या आ जाएगा, I1Q बराबर, इधर देखिए I2R के बटे में क्या आ जाएगा, I2S, यही आ जाएगा ना। अब देखिए क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ, I1 से I1, I2 से I2 कैंसिल हो गया। हमें मिलेगा क्या, हमें यहाँ पे मिल जाएगा P/Q बराबर R/S, ठीक है। यही V2 सेतु के संतुलित होने की कंडीशन होती है, ठीक है। अगर P/Q का अनुपात R/S के बराबर हो जाए तो हम कहेंगे ये जो है संतुलित सेतु है। इसका मतलब इसके जो बीच में जो प्रतिरोध या धारा पे लगा है, इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है। तो ये V2 सेतु हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। इसे आप जो है वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए उसे देखते हैं, सेट आते हैं यहाँ से। चलिए अब न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, संलग्न चित्र में यदि धारामापी G में कोई विक्षेप नहीं है, इसमें क्वेश्चन में ही कह दिया है कि धारामापी में अगर कोई विक्षेप नहीं है तो इस दशा में प्रतिरोध R का मान तथा इसमें प्रवाहित धारा का मान परिकलित कीजिए। मतलब हमको क्या निकालना है, देखिए हमको ये जो प्रतिरोध R है इसका मान चाहिए अगर इसमें कोई विक्षेप नहीं है। दूसरा इसमें प्रवाहित धारा, तो यहाँ से मैं फिगर में दिखा रहा है साफ साफ कि यहाँ से I1 प्लस I2 दो धाराएं, मतलब एक धारा निकल रही है I1 प्लस I2 के रूप में, ठीक। अब ये धारा जाके यहाँ बढ़ जा रही है, तो I1 इसमें चला जा रहा है, I2 इसमें चली जा रही है। तो इसमें जो अगर इसमें विक्षेप नहीं हो रहा है, ये संतुलित V2 सेतु है, क्लियर। तो जो धारा इसमें बहेगी वही धारा इसमें बहेगी। मतलब हमें क्या चाहिए, हमें I1 का मान चाहिए, I2 से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ I1 का मान चाहिए क्योंकि I1 ही तो इसमें जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हम देखिए लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे, हल करते हैं इसको, ठीक है। चूंकि G में कोई विक्षेप नहीं है, ठीक है, G में कोई विक्षेप नहीं है,
अतः ये क्या है, अतः ये संतुलित सेतु है, यानी कि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है, संतुलित सेतु है अतः, ठीक है, संतुलित सेतु है। इसलिए संतुलित सेतु की कंडीशन आप जानते हैं क्या होता है, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 15/R किसके बराबर होगा भाई, P अपॉन Q, ये P था ये Q था, P अपॉन Q R अपॉन S यानी कि 30/6 के, यही था। अब देखिए 15 दूनी 30, 2 तियां 6, तो R का मान कितना आ गया यहाँ पे, 1/R का बराबर 1/3, तो उल्टा कर देंगे, R बराबर कितना आ गया, 3 ओम आ गया। ये पहला आंसर आपका आ चुका है जो हमसे पूछ रहा था। देखिए बहुत आसान सा सवाल है। उसके बाद कह रहा है कि धारा I1 का मान हमें बता दीजिए, ठीक है। तो I1 का मान निकालने के लिए हम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो धारा इसमें जा रही है वही धारा इसमें जा रही है, यानी कि हमको धारा पता I1 जा रही है, तो हम इसको मिला के ये देखिए ये दोनों है किस क्रम में, जब धारा एक ही जा रही है तो श्रेणी क्रम में है, तो टोटल प्रतिरोध क्या हो जाएगा 15 + R, ठीक। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, हमें धारा निकालनी है तो यहां से निकलेंगे, देखिए प्रतिरोध R में धारा, ठीक है, प्रतिरोध में R में धारा I1 बराबर, फॉर्मूला क्या आपने पढ़ रखा है, ओम का नियम V बराबर I × R, यही पढ़ रखा है। अब देखिए तो यहां से I बराबर क्या आ जाएगा, V अपॉन R, यही हो जाएगा ना। तो यहां से I1 बराबर हम क्या रखेंगे, V अपॉन R, ठीक। अब बात करते हैं R कौन सा रखेंगे, क्या यही R उठा के रख देंगे, नहीं। देखिए आप देखिए ये दोनों श्रेणी क्रम में है और ये दोनों श्रेणी क्रम में, लेकिन आपस में किस क्रम में, समांतर क्रम में। और हम जानते हैं समांतर क्रम में प्रतिरोधों जो लगे होते हैं, इनको सॉल्व करके एक प्रतिरोध यहाँ आ जाएगा, इनको सॉल्व करके एक प्रतिरोध यहाँ पे आ जाएगा। अब ये दोनों समांतर में होंगे तो इनके बीच जो विभवांतर लगा होगा वो समान होगा, मतलब इन दोनों के बीच जो विभवांतर होगा वो भी 6 वोल्ट होगा, और यहाँ से सॉल्व करके जो एक आएगा उसके बीच विभवांतर कितना होगा, 6 वोल्ट ही होगा। तो विभवांतर का मान तो हमें 6 वोल्ट मिल जाएगा यहाँ से, ठीक। लेकिन प्रतिरोध, भाई प्रतिरोध, अब इसमें धारा निकालनी है तो हम ये वाला प्रतिरोध लेंगे, तो ये वाला पूरा प्रतिरोध लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, R की जगह क्या 15 + R, यही होना चाहिए, ठीक। तो 15 + R का मतलब 15, और R का मान हम ये निकाल चुके हैं, कितना है, 3 है, तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से हो जाएगा 6/18, यही हो जाएगा ना। सिंपल बात है ये भाई। हमें देखिए इसमें धारा निकालनी थी, इसमें धारा I1 जा रही है और ये दोनों श्रेणी क्रम में, तो एक प्रतिरोध लग गया, उनके बीच विभवांतर क्या लगा हुआ, यही तो लगा हुआ है। अब इसमें हम आराम से इस वाले भुजा में कौन सी धारा जा रही है वो निकाल लेंगे I1, क्योंकि जो इसमें जा रही है वही इसमें जाएंगे, क्योंकि ये दोनों किसमें, श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 6/18, 6 कम 6, 6 तियां 18। तो हमें I1 का मान कितना मिल गया, हमें I1 बराबर मिल गया 1/3 एम्पियर, ठीक है। ये मान हमको मिल गया 1/3 एम्पियर। अब I2 मान लीजिए, I2 आपसे पूछता तो आप I2 क्या लगा देते भाई, V अपॉन जो है, फिर इसके बाद V तो 6 ही वोल्ट लेता है, इनको जोड़ लेते। R कितना हो जाता है 30 और 6 कितना होता है 36 होता, 6 × 36 1/6 एम्पियर I2 का माना जाता। क्लियर। तो ये पूछा नहीं गया, फिलहाल हम I1 पूछा गया, I1 कितना आ गया 1/3 एम्पियर, और R का मान कितना आ गया 3 ओम आ गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जो है कोई इंपॉर्टेंट होगा वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। थैंक